Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the हरियाणा के पर्सपेक्टिव से है। हरियाणा के वहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर का डेथ हुआ। फैमिली मेंबर्स का डिमांड है कि जिन कलीग पर्सन्स के अगेंस्ट में उन्होंने सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किया है सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर में जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस हैं उनका यूज किया जाए, डाइल्यूटेड सेक्शंस का जो यूज है वहाँ पे ना हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर हुआ करते हैं। फिर भी काफ़ी बार इस तरीके के जो आपको जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलेंगी कि आईएएस ऑफिसर के द्वारा, आईपीएस ऑफिसर के द्वारा सुसाइड है वो किया गया। तो क्या इसके बिहाइंड में रीजंस होते हैं? क्या हमारे यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ है और जो वर्क लाइफ है उसके बीच बिटवीन में बैलेंस सिचुएशन नहीं है? या सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है वो कंटिन्यूस एग्जिस्ट करता है? प्रीवियस कुछ ईयर्स के बारे में ही अगर हम रीड करें तो डी के रवि नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑफिसर हुआ करते थे कर्नाटका कैडर के। अब देखिए कि उनके द्वारा तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी काफ़ी कुछ वर्क है वो किया गया था, उनके द्वारा भी इस तरीके का इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। महाराष्ट्र कैडर के काफ़ी फेमस आईपीएस ऑफिसर थे हिमांशु रॉय। उनका हेल्थ सिचुएशन उस तरीके से आप देखिए कि डिक्लाइन होता है कैंसर से इम्पैक्ट होने की वजह से। फिर उनके थ्रू भी इसी तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था और अब हरियाणा में यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो कंट्री है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है वहाँ पे प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर में प्रॉपर जो सैलरी सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, उसके बाद में भी ऐसे अगर इंसिडेंट होते हैं तो वो शो करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ है और वर्क लाइफ है उसके बिटवीन में बैलेंस है वो नहीं है। वर्क लाइफ का एक सिचुएशन यहाँ पे है, वर्क लाइफ का सिचुएशन है। अगर हम बात करें पुलिस फोर्सेज के बारे में तो उनके पास में कम्प्लीटली आप देखिए कि जो ड्यूटी का जो टाइम है वो फिक्स नहीं हुआ करता है। पुलिस फोर्स के अंदर में ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के रिगार्डिंग में है वो, तो ड्यूटी का जो प्रॉपर फिक्स टाइम है वो नहीं होता है। फिक्स टाइम मीन्स कि उनका केस के बेसिस के ऊपर में, सिचुएशन के बेसिस के ऊपर में जो वर्किंग प्रोसेस है वो वेरी करता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, सिस्टमेटिक जो सिचुएशंस है उसके बिटवीन में एडजस्टमेंट है वो ना होना, वो भी यहाँ पे एक रीजन है। कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर सेकंड के अंदर में सिविल सर्विस और उसके रोल के बारे में मेंशन है, तो हो सके कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एथिक्स के पेपर के अंदर में या जीएस पेपर्स के अंदर में, क्यों हमारे यहाँ पे जो टॉप पावर पोजीशन है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा ऐसे एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफआईआर के बारे में मेंशन किया गया है, तो आप देखिए कि फैमिली मेंबर्स ने डिमांड किया है कि एफआईआर के अंदर में जो डाइल्यूटेड सेक्शंस का यूज है वो ना हो, स्ट्रिक्ट सेक्शंस का यहाँ पे यूज हो। तो क्या स्टूडेंट्स एफआईआर को रजिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो एफआईआर के बारे में ही पता होना चाहिए। पर एफआईआर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, पुलिस के द्वारा इसको लिखा जाता है। किसी कोई भी पर्सन जब पुलिस स्टेशन के वहाँ पे अप्रोच करता है, तो आप देखिए कि हमने देखा कि पुलिस फोर्स के द्वारा इसको लिखा जाता है। तो क्या मैंडेटरी है पुलिस फोर्स के पास, पुलिस फोर्स के द्वारा इसको रजिस्टर करना? क्या एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है क्या? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का वो केस है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस के अंदर में ऑब्जर्व किया गया कि पुलिस फोर्सेस के पास में मैंडेटरी ये सिचुएशन है कि उनको जो रजिस्टर है वो करना होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। ये कंप्लीट क्राइम का इंफॉर्मेशन इसमें हुआ करता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप देखिए कि आपको चार्जशीट में मिलेगा। तो पुलिस अपना चार्जशीट है वो फाइल करती है कोर्ट के अंदर में। एफआईआर के अंदर में जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो हुआ करती हैं, बाद में पुलिस फोर्स अपना इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट है वो करते हैं। तो ये हमने मैंडेटरी प्रोसेस के बारे में देखा कि मैंडेटरी टू रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पे बताया है। क्या हमारे किसी एक्ट के अंदर भी इस प्रोविजन के बारे में मेंशन है? पहले आप देखिए कि सीआरपीसी हुआ करता था। सीआरपीसी को चेंज करते हुए हमने कौन सा क्रिमिनल लॉ यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाए हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है वहाँ पे
जो यहाँ सेक्शन है, सेक्शन 173, सेक्शन 173 के अंदर में मैंडेटरी टू रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वहाँ पे ही आप देखिए कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। जीरो एफआईआर क्या हुआ करती है, जब किसी पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम वहाँ पे कमिट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो फिक्स टेरिटरी है जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है उसी स्टेशन के अंदर में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करे। वो किसी भी पुलिस स्टेशन के वहाँ पे अपना जो जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, जिसको कि जीरो एफआईआर का कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। जब आप देखिए निर्भया का जब केस होता है 2012 के समय में, तो एक कमेटी बनती है। कमेटी का नाम क्या था, जस्टिस वर्मा कमेटी। कमेटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये कमेटी, आपको नाम पता होना चाहिए। स्पेशली वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो क्राइम के जो केसेस हैं वहाँ उस आंसर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। जस्टिस वर्मा कमेटी है, उनके द्वारा जीरो एफआईआर को प्रमोट किया गया था कि जीरो एफआईआर का प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे फिक्स टेरिटरी या फिक्स जो पुलिस स्टेशन है उसके वेट के बजाय डायरेक्टली किसी भी स्टेशन में जो नियरेस्ट है वहाँ पे केस का रजिस्ट्रेशन है वो कर सके। जीरो एफआईआर के अलावा आप देखिए कि जो ई एफआईआर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के थ्रू जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उस प्रोसेस को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में मेंशन है वो किया। स्टूडेंट्स एक और टॉपिक यहाँ पे एफआईआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्वेश्चन रेज होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट ये है कि आप उसका जो रिपोर्ट है उसको मांग सकते हो कि हमें ये रिपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स यस, जो एफआईआर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ करता है। हमारे जो एविडेंस एक्ट है वहाँ पे इसको मेंशन है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया है कि एफआईआर जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और मैंडेटरी है यहाँ पे प्रोवाइड करना पुलिस पुलिस फोर्स के द्वारा। और एविडेंस एक्ट के अंदर में इसका मेंशन है। एविडेंस एक्ट को किस नाम से चेंज किया गया, क्रिमिनल लॉज के अंदर में साक्ष्य संहिता उसका नाम है वो किया गया है, भारतीय साक्ष्य संहिता। साक्ष्य मीन्स एविडेंस हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये हमने एफआईआर के बारे में रीड किया। अब आप देखिए कि आपको चार्ज शीट के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज शीट भी हमने रीड किया है। या जो चार्ज शीट है जिसमें चार्जेज लगाए जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन पर्सन हैं उनके द्वारा, तो क्या चार्जशीट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है? चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो नहीं माना है कोर्ट के द्वारा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चार्जशीट के अंदर में जो पर्सन इस क्राइम से रिलेटेड हैं उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मेंशन हुआ करता है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा तो आपको पब्लिक डोमेन में उसको रखना होगा किसी प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। तो आप देखिए कि अगर उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है पब्लिक डोमेन में तो मिसयूज है वो हो सकता है। एक और प्रोविजन यहाँ पे चेंज हुआ था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में बताया गया कि जो पुलिस फोर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटीज हैं, वो अगर 60 टू 90 डेज के अंदर में 60 टू 90 डेज के अंदर में चार्जशीट को नहीं फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर में, तो जो पर्सन जिनको अरेस्ट किया गया है उनको राइट है कि वो बेल के लिए जा सकते हैं। उनको बेल है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो ये प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, जो लास्ट 1-2 ईयर के दौरान में ही काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के अंदर में ये टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ में रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। अफगानिस्तान के वहाँ पे किसका रूल है, तालिबान का रूल है। इंडिया तालिबान को ऑफिशियली वे में रिकॉग्नाइज करता है? इंडिया तालिबान को ऑफिशियली वे में रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। बट हमारे जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे बूस्ट हुए हैं। आप देखिए कि तालिबान ने प्रॉमिस किया है कि उनका जो सोइल है, अफगानिस्तान का जो सोइल है, किसी भी एंटी इंडिया टेरर एक्टिविटी के रिगार्डिंग में यूज नहीं होगा। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका यूज है वो नहीं होगा। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, उसी दौरान में उनके द्वारा एक सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किया गया। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगे थे कि वुमेन जो जर्नलिस्ट है उनको अलाउ है वो नहीं किया गया था। अब आप देखिए कि उन्होंने उस जो मिस्टेक हुआ है उसको आइडेंटिफाई करते हुए सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुमेन जर्नलिस्ट को भी अलाउ किया। पाकिस्तान के साथ में प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर ग्रुप है, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम से। उस टीटीपी ग्रुप के अगेंस्ट में आप देखिए कि एक्शंस को कैरी आउट किया है और उन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
तो अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उनका जो कंट्री है डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए ओपन है। किसी भी पीसफुल रिज़ॉल्यूशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व है वो किया जा सकता है पीसफुल प्रोसेस के थ्रू। और बॉर्डर एरिया में इस तरीके से जो क्लैश है वो नहीं होने चाहिए। जिस भी ग्रुप को उनको टारगेट करना है एक डायलॉग और डिप्लोमेसी के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे उनके साथ में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट है वो करें। उन्होंने पाकिस्तान के रिगार्डिंग में भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जो इस्लामिक स्टेट के जो टेरर पर्सन्स हुआ करते थे उनको शेल्टर है वो पाकिस्तान ने दिया। तो आप देखिए कि इंडिया कंटिन्यूस पाकिस्तान को ऑब्जेक्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रिगार्डिंग में, और इस तरीके से अब अफगानिस्तान के द्वारा भी बताया है वो गया है। बॉर्डर एरिया में जो उनका कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको रिजोल्व करने का कोशिश किया गया है सऊदी अरेबिया के इंटरवेंशन के थ्रू और कतर के इंटरवेंशन के थ्रू। कतर आप देखिए कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर में एक एक्टिव रोल है उसको प्ले करता है। हमास के बारे में भी हमने कतर का रोल देखा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का भी रिसेंटली एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो साइन है वो हुआ। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है। ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ को हम लास्ट कुछ डेज के अंदर में डिस्कस है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दिल्ली के अंदर में जो आप देखिए कि हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज हुआ तो उस दौरान में कुछ यहाँ पे एंटी वॉर के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपना जो आप देखिए कि शो किया है, मैसेज का डिलीवर किया है कि जो वॉर का सिचुएशन है वो नहीं क्रिएट होना चाहिए। प्रेजेंट समय में दो वॉर का सिचुएशन है वर्ल्ड के अंदर में। एक तो आप देखिए कि इजराइल हमास का वॉर का सिचुएशन है। इजराइल हमास के अलावा एक वॉर का सिचुएशन है रसिया यूक्रेन का। तो रसिया यूक्रेन है, इजराइल हमास है। अब यहाँ पे हाफ मैराथन के बारे में मेंशन है तो कुछ हम मैराथन से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो मैराथन जो हुआ करती है, मैराथन के अंदर में कितना डिस्टेंस है वो कवर करना होता है। मैराथन के अंदर में कितना डिस्टेंस यहाँ पे जो एथलेटिक्स हैं वो जो कवर हैं वो किया करते हैं। तो एक फिक्स डिस्टेंस है 12.195 किलोमीटर। अब सॉरी 42 किलोमीटर पॉइंट कुछ 195 यहाँ पे मीटर का एरिया है, ये डिस्टेंस हुआ करती है। अब इसी डिस्टेंस को क्यों लिया गया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसका ऑर्गेनाइज हुआ था या जो इसका हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं जिस तरीके से रोम के अंदर में ग्रीक के वहाँ पे, तो यही एक डिस्टेंस है वो यूज है वो की जाती थी। यही वो जो डिस्टेंस वो यूज की जाती थी। और ऑफिशियली 1908 के जो ओलंपिक्स हैं जो लंदन के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ पे भी आप देखिए किसी डिस्टेंस को यूज किया गया था मैराथन रनर्स के रिगार्डिंग में। अब ये मैराथन रनर्स के बारे में हमने देखा, डिस्टेंस के बारे में देखा। अब एक आपको पता होना चाहिए कि जो मैराथन रनर्स जो हुआ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज अपना जो रनिंग है उसको कैरी आउट करते हैं। उनका जो रनिंग प्रोसेस वो कैसा हुआ करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि क्यों मैराथन रनर्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पे रनिंग प्रोसेस को कैरी आउट है वो करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रनिंग को क्यों यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप सोचिए क्या इसका रीजन हो सकता है। फर्स्ट आप देखिए कि जो रीजन है जो यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट तो यहाँ पे जो एंशंट जो इनका जो हिस्ट्री रहा है उसको मेंशन कर दिया गया कि फर्स्ट टाइम जब रोम एंड जो ग्रीक के वहाँ पे जो चैरियोट्स का जो रेस हुआ करता था उस दौरान में आप देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पे जो रेस प्रोसेस है वो कैरी आउट हुआ था। तो एंशंट यहाँ पे जो लिंकेज है वो बताया गया कि जिस तरीके से उस दौरान में जिस तरीके से जो चैरियोट्स का जो रेस हुआ करता था रथों का, तो उसमें भी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज ही लोग यूज किए थे। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है बेसिकली स्टूडेंट्स की अर्थ का जो रोटेशन है, हमारा अर्थ किस तरीके से रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज अर्थ रोटेट करता है। तो एंटी क्लॉक जो अर्थ का रोटेशन है, एंटी क्लॉक जो अर्थ का रोटेशन है वो यहाँ पे एक मेन रीजन है। बट आप देखिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब आप हो तो आपको ये इम्पैक्ट वो नहीं करेगा, बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा अर्थ के रोटेशन की वजह से रनर्स को। बट अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में हो तो आपको इस तरीके का जो सिचुएशन है उसका रिवर्स इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे क्यों नॉर्दर्न के अंदर भी और सदर्न के अंदर में भी एंटी क्लॉकवाइज ही रनिंग प्रोसेस हुआ करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स या जो भी एक्टिविटीज है उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ही हुआ था। और जो भी रूल्स फ्रेम होते हैं वो नॉर्दर्न कंट्रीज, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज हैं उनका डोमिनेशन है। जैसा हम मैप के बारे में भी देख चुके हैं प्रीवियस कुछ मंथ के दौरान में, एक मैप के रिगार्डिंग में भी एलिगेशंस आए थे सामने कि मैप के अंदर में जो पोल के जो एरियाज हैं, पोल के एरियाज को लार्जर दिखाया गया है। आप देखिए कि मैप के अंदर में
और जो इक्वेटर के एरियाज हैं, जो एक्चुअल सिचुएशन के अंदर में उनका लार्ज एरिया है, बट उनको काफ़ी स्मॉल दिखाया जाता है इक्वेटर के एरिया के अंदर में। तो क्यों यहाँ पे पोलार एरियाज को लार्जर दिखाया जाता है, जिन कंट्रीज का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, क्यों उनका मोर यहाँ पे जोग्राफिकल जो वेरिएशन का जो सिचुएशन है वो शो होता है, बल्कि उनका जोग्राफी काफ़ी कम है। तो एक डोमिनेशन का बात कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 0 डिग्री क्यों वहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम से ही पास होगा, उसी के बेसिस पे क्यों अर्थ का जो डिसाइड होगा कि कहाँ से कौन सा डिग्री है वो पास करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग में है, क्योंकि उनका डोमिनेशन था उस दौरान में। थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है, एक तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने एंटी क्लॉकवाइज जो अर्थ का रोटेशन है उसको यहाँ पे देखा। थर्ड आप देखिए कि बायोलॉजिकल रीजन भी बताया गया है क्यों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रन है वो करते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड के अंदर में सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड लिटिल बिट हैवियर हुआ करती है। तो बॉडी का जो इंक्लिनेशन है वो यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट करता है, इस वजह से भी यहाँ पे जो बेसिकली आप देखिए कि लेफ्ट टू राइट का जो एंटी क्लॉकवाइज जो यहाँ पे रनिंग प्रोसेस है वो है। जोहो नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसका कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा यूज है वो इंक्रीज हुआ है, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी का ये बेसिकली एप्लीकेशंस है। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कोई पूछ लिया जाए कि जोहो है वो रिसेंटली टर्म न्यूज के अंदर में था, वो किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली आप देखिए कि वर्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में है, एक माइक्रोसॉफ्ट के रिप्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु बेस्ड जो तेनकासी का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आयरन एज कल्चर का फिर से प्रेजेंस मिला है। हमारे यहाँ पे आयरन एज कल्चर को माना जाता था, जो आयरन एज का जो कल्चर है उसके डिफरेंसेस सामने आए हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में। तो आयरन एज को माना जाता था हमारे कंट्री के अंदर में कि आयरन एज बिलोंग किया करता है 1 मिलेनियम जो बीसीई का एरिया है उस दौरान में, कि 1 मिलेनियम बीसी का एरिया है उस दौरान में बिलोंग करती है। फिर कुछ एविडेंस सामने आते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे राजस्थान में जो आहार कल्चर का एरिया है, और उसके थ्रू फिर पाया गया कि जो आयरन एज है वो 2nd मिलेनियम बीसी से बिलोंग किया करता है, 2nd मिलेनियम बीसी है उससे वो बिलोंग किया करता है। अब तमिलनाडु का जो फाइंडिंग है वो बताता है कि 3rd मिलेनियम बीसी के समय ही आयरन एज के अंदर में एंट्री है वो हो चुका था। जब हमारा विंध्या के नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है वो कॉपर एज के अंदर में था, विंध्या के नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है जो कॉपर एज के अंदर में था, तो ये फाइंडिंग्स बताती हैं कि जो विंध्या के सदर्न का एरिया है वहाँ पे आयरन एज का जो स्टार्टिंग है वो हो चुका था। क्या उसके एविडेंस मिले हैं, एक तो आप देखिए कि यहाँ पे ब्यूरियल्स के अंदर में जो कलश है, जो कलश का यूज किया जाना, वो यहाँ पे एक जो एविडेंस है वो मिला है। मेटलर्जी का जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांसमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है, और तमिलनाडु के अंदर में और भी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आयरन एज के जो कल्चर है उसके एविडेंस मिले हैं अर्लियर फेज के अंदर में। और कौन कौन सा वहाँ पे साइट्स हैं, एक तो आप देखिए कि आदि चनलूर नाम से एक साइट है, आदि चनलूर, चनालूर नाम से एक साइट है। आदि चनलूर के अलावा आप देखिए कि शिवा शिवा गलाई नाम से एक साइट है। तो ये कुछ साइट्स आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऐसे साइट्स है जहाँ पे जो आयरन एज के जो साइट्स के रूप से एग्जिस्ट हैं, और इन्हीं 3 के बारे में आपको मेंशन कर दिया जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो माउंटेन के एरियाज हैं, हिमालयन फुट हिल्स के एरिया हैं स्पेशली दार्जिलिंग के अंदर में, तो वहाँ का सिचुएशन बताया गया है। जैसे दार्जिलिंग के अंदर में आप देखिए कि हाँ, जो लैंडस्लाइड होता है और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पर्सन जिस एरिया में विजिट के लिए जाते हैं, तो उनको जो इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है उसका मेंशन है। टी प्लांटेशन के बारे में कल हमने देखा था कि ये जो अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स की वजह से दार्जिलिंग जो कि टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसको भी इम्पैक्ट है वो हो सकता है। क्या यहाँ पे करना चाहिए, भूटान के साथ में भी कोऑपरेशन का ज़रूरत है, नेपाल के साथ में भी कोऑपरेशन का ज़रूरत है, क्योंकि इन एरिया से काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं, जो हमारे दोवार के जो एरिया हैं, जो दार्जिलिंग हिल्स के जो एरियाज हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी रिवर्स है जो भूटान और नेपाल के एरिया से वहाँ से पास किया करती हैं। तो उनके साथ में कोऑपरेशन इस वजह से जरूरी है कि किसी भी अनप्रेसिडेंट के वेदर इवेंट के समय में वो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे शेयर करें कि यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, स्लोपी कंडीशन में होने की वजह से वहाँ पे जो मोर पानी का जो इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल और हमास का जो यहाँ पे
इजराइल और हमास का जो यहाँ पे पीस प्रोसेस हुआ है उसके बारे में है कि यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा जो 20 पॉइंट स्ट्रेटजी को लाया गया कि जिसमें होस्टेज का रिलीज है वो किया जाएगा। तो एक पोस्ट तो आप देखिए कि मिला है। पीस अगर हम बात करें तो पीस आने वाले समय में डिसाइड होगा कि हमास अपना जो यहाँ पे डिसबैंड है कि अपने आप को किस तरीके से डीमिलिटराइज करता है। और डीमिलिटराइज की डिमांड के अलावा आप देखिए कि इसराइल की जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी अपने विड्रोवल को कैरी आउट किया है, जो फिक्स लाइन उनके लिए डिसाइड किया गया है। आने वाले समय में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो डिमांड किया जाता है क्या उसके अंदर में हमास का रोल रहेगा यहाँ पे, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि इंडिया और यूके के रिलेशन जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी का सिचुएशन है तो एक मेच्योर रिलेशन के रूप से किस तरीके से डेवलप हुए हैं, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अलावा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी है, और आप देखिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, एक दूसरे के साथ में जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है उसको भी ये शो करता है। इंडिया का जो डिमांड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में मेंबरशिप का या यूएनएससी के रिफॉर्म का, तो उसको भी एंडोर्स करता है यूके के लीडर के द्वारा इंडिया के विजिट के अंदर में कहा गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो टैरिफ का जो इशू है उसको भी ये रिजोल्व करता है यहाँ पे, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है बोथ कंट्रीज के बिटवीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वुमेन्स के बारे में है। अब आप देखिए कि इन पॉइंट्स को तो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं यूके के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें वुमेन्स के रिगार्डिंग में है कि वुमेन्स को जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में जो कैश मनी ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है, तो क्या आप देखिए कि जो पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर है जो हमारे कंट्री के अंदर में पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्या वुमेन स्पेसिफिक वेलफेयर पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, क्योंकि कैश ट्रांसफर है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि कैश ट्रांसफर सोशल पॉलिसी के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप से कि वुमेन्स को जो कैश ट्रांसफर है वो यहाँ पे करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पे यूज हुआ करता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो जेम ट्रिनिटी एग्जिस्ट किया करती है, जनधन के जो अकाउंट्स हैं आधार के साथ में उनका लिंकेज और मोबाइल अकाउंट के साथ में भी उनका लिंकेज, तो जेम ट्रिनिटी उसका एक इम्पोर्टेंट रोल सामने आया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रिगार्डिंग में, जो कि टारगेट डिलीवरी के अंदर भी हेल्प करता है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी हेल्प करता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वुमेन स्पेसिफिक जो यहाँ पे सोशल आप देखिए कि कैश ट्रांसफर के जो सोशल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में, कि किस एरिया के अंदर में बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर वुमेन का इनकम इंक्रीज होता है, वुमेन के अकाउंट्स के अंदर में आते हैं, तो वुमेन का इनकम अगर इंक्रीज होगा तो फैमिली के जो डिसीजन है, फैमिली डिसीजंस हैं उसके अंदर में उनका रोल इंक्रीज होगा। उनके जो चिल्ड्रंस हैं, पर्सनल जो केयर है उसके लिए भी वो पैसा है वो खर्च कर सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि कैसे ये जो कैश ट्रांसफर है वुमेन्स का जो एजेंसी है उसको बिल्ट है वो करता है। क्या सभी पॉजिटिव वे में है या कुछ एरियाज में कंसर्न भी है, या स्टिल आप देखिए कि कुछ एरियाज में कंसर्न है, पेट्रियार्कल सोसाइटी एक कंसर्न है कि वुमेन के पास में जो पैसा आए कि हो सकता है उसका यूज उनके द्वारा ना किया जाए, तो जो मेल मेंबर्स हैं उनके द्वारा उसका विड्रोवल कर लिया जाए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो जनधन आधार मोबाइल के थ्रू जो अकाउंट्स का ओपन हुआ था, जो अकाउंट्स यहाँ पे ओपन हुए थे, काफ़ी सारे ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो डोरमेंट सिचुएशन में है, इनएक्टिव सिचुएशन के अंदर में है। टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइड है वो भी यहाँ पे स्टिल है कि उनको पता ही नहीं है मनी का विड्रोवल कैसे करना है। तो काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें अभी भी कंसर्न है, बट स्टिल सम काइंड ऑफ आप देखिए कि वुमेन एजेंसी है उसको सेटअप करने का एक कोशिश है यहाँ पे है एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू में। इंडिया को इनवाइट किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, मिनिस्टर को वहाँ पे सेंड किया गया है। जो पीस समिट ऑर्गेनाइज होगा, पीस समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, पीस समिट का जो ऑर्गेनाइज होगा गजा के रिगार्डिंग में इजिप्ट में। इजिप्ट और आप देखिए कि यूएस के जो लीडर हैं उनके द्वारा इस समिट को को होस्ट है वो किया जाएगा। अगर हम इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करें तो आने वाले समय के अंदर में वहाँ के जो स्ट्रेटजिक डायलॉग के पर्सपेक्टिव से जो हमने 2023 के समय इंडिया और इजिप्ट का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को सेटअप किया था 2023 के समय में इंडिया
और इजिप्ट का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमने सेटअप किया था, उसी के डिस्कशन के रिगार्डिंग में वहाँ के मिनिस्टर आएंगे। तो आप देखिए कुछ दौरान में गजा का जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसका भी डिस्कशन हो सकता है। कैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर ये वॉर सिचुएशन रिजोल्व हो तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे कैरी आउट हो। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और इजिप्ट का भी प्रपोजल है कि उनका भी कोई सिटी है उसको इंक्लूड है वो किया जाए, क्योंकि इजिप्ट जो ऑफिशियली पार्ट नहीं है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। कनेडियन जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए विजिट के लिए आए हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके साथ में डिस्कशन होगा। कनाडा इंडिया के जो रिलेशन 2023 के समय जो डिक्लाइन हुए थे वो यहाँ पे बूस्ट हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कोप 30 का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, कोप 30 का मीटिंग कहाँ पे होगा? कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। किसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? UNFCCC का। उनका जो प्री डिस्कशन है, जो प्री मीटिंग है, उसके अंदर में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो विजिट के लिए जाएंगे। ब्राजील के अंदर में एक जगह है बेलेम नाम की जगह है, वहाँ पे ये मीटिंग होगा। और आप देखिए कि इसके डिस्कशन के अंदर में और किसी एरिया में डिस्कशन किया जाएगा कैसे जो कंट्रीज हैं NDC जो टारगेट है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उनका अपग्रेडेशन है वो करें। परंपरागत कृषि विकास योजना जो आप रीड करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग में, अब नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जिससे कि केमिकल फ्री जो फार्मिंग है, जो कार्बन एमिशन से फ्री जो फार्मिंग है उसको कैरी आउट किया जाए। RTI के 20 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनका डिमांड है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में जो अंडरमाइन है वो किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन को। कंटिन्यूस पेंडेंसी इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूस जो वैकेंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो कुछ ऐसे एरियाज में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है भिखू पारेख हैं। भिखू पारेख बेसिकली गुजरात से बिलोंग किया करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आप देखिए कि मेंबर हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ है? लंदन के अंदर में, जो यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स उन्होंने मेंशन किया है कि MK गांधी जो महात्मा गांधी हैं उनका जो टीचिंग है, उनके जो मेथड हैं स्टिल हमारा जो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में एग्जिस्ट करते हैं, उनका रिलेवेंस स्टिल है। और आने वाले समय में भी MK गांधी का जो टीचिंग है उसका रिलेवेंस रहेगा, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे नॉन वायलेंस हो, चाहे वो पीसफुल हो। तो ये बेसिकली आप देखिए उनका जो टीचिंग प्रोसेस है, उनका जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स है, उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में है। यूरोपियन कंट्रीज आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस में लेके आए हैं कि जो उनका बॉर्डर एरिया है, एंट्री एग्जिट सिस्टम के वहाँ पे कोई भी पर्सन है जो एंट्री करता है तो इसको उनको इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में रजिस्टर करना होगा यूरोपियन कंट्रीज के टेरिटरी के एरिया के अंदर में जब पर्सन का एंट्री और एग्जिट होगा। जैन जी का आप देखिए कि जब मूवमेंट हुआ, जैन जी का मूवमेंट कहाँ पे हुआ? नेपाल के अंदर में। तो 500 के आसपास जो प्रिजनर्स हैं जो कि कहाँ पे थे, जो कि नेपाल की प्रिजन्स में थे, इंडिया ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, वो एब्सकॉन्डिंग सिचुएशन के अंदर में हैं, वहाँ से रिलीज हो चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, और कहाँ पे चले गए अभी उनका बारे में जानकारी है वो नहीं है। कुछ इंडिया के लिए भी आए थे, वो अर्लियर फेज में हम उसको रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जेलेनेस्की जो कि यूक्रेन के लीडर हैं, उन्होंने US के साथ में वो डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको वो स्ट्रेंथन है वो करें। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज है वो सेशेल्स के बारे में है। सेशेल्स वैसे तो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में सिचुएटेड है, बट आप देखिए कि अफ्रीकन यूनियन का ये पार्ट है, अफ्रीकन यूनियन से बिलोंग करता है। सबसे स्मॉलेस्ट इसको नेशन के रूप से कंसिडर किया जाता है। सेशेल्स के वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तो सेशेल्स के जो लीडर हैं वो जो अपोजिशन के अंदर में वो पावर के अंदर में आए हैं, उनको विक्ट्री मिला है। तो काफ़ी बार हमारा जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है उसके अंदर में एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप से कहा जाता है अपोजिशन के लीडर को, कि कभी भी वो पावर में आ सकते हैं। फिर आप देखिए कि जो डिस्प्यूटेड सी का एरिया है, जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे चाइना और फिलीपाइंस का आप देखिए इश्यू सामने आया है। तो ये कंटिन्यूस न्यूज हुआ करती है साउथ चाइना सी से रिलेटेड। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना।